जलियांवाला बाग एक ऐसा नाम है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के उस मजबूत दिख रहे नैतिक सिंहासन पर एक ऐसा जोरदार प्रहार था जिसने उसकी नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। 1650। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये उन गोलियों की संख्या है जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर निहत्थे लोगों की भीड़ पर बरसाई गई थी। मतलब हर सेकंड लगभग 3 गोलियां दागी जा रही थी। और अब ये नंबर देखिए, 0, 0। पता है ये क्या है? ये उन चेतावनियों की संख्या है जो गोलीबारी शुरू करने से पहले उस बेखबर भीड़ को दी गई थी। एक भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कैसे बैसाखी जैसा एक पवित्र त्योहार का दिन एक खूनी कत्लेआम के मैदान में बदल गया? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सेक्शन 1, साम्राज्य का बारूद खाना। देखिए, इस हत्याकांड को समझने के लिए हमें पहले उस वक्त के पंजाब के माहौल को समझना होगा। एक ऐसा माहौल जो सच कहूं तो बारूद के ढेर पर बैठा था। सोचिए जरा, पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। लोग बुरी तरह थके हुए थे। ऊपर से एक भयंकर इन्फ्लुएंजा महामारी ने हजारों जानें ले ली थी। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और जबरदस्ती फौज में भर्ती किए जाने का गुस्सा अलग था। लोगों को लग रहा था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इन सब के बीच अंग्रेज अधिकारियों को, खासकर सर माइकल ऑडवायर जैसे लोगों को, एक अजीब सा डर सता रहा था। उन्हें हर तरफ गदर की साजिश और बोल्शेविक खतरे का भूत नजर आ रहा था। और इसी सुलगते हुए माहौल में अंग्रेजों ने घी डालने का काम किया। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो कानून कम और एक बेरहम हथियार ज्यादा था। ये था रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि ये सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। मतलब किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर, बिना मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के, अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। सोचिए, सारे कानूनी हक एक झटके में खत्म। लोगों के बीच ये बात एक बहुत ही सीधी और सच्ची लाइन में फैल गई। न दलील, न वकील, न अपील। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त के हर हिंदुस्तानी की बेबसी और गुस्से की आवाज थी। और इस अन्याय ने वो कर दिखाया जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। इसने धर्म की दीवारें तोड़ दी। हिंदू, मुसलमान सब एक साथ सड़क पर उतर आए। गांधी जी के सत्याग्रह के आह्वान पर पूरा देश एक हो गया। और ये एकता अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक जोरदार तमाचा था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे काले दिन पर, 13 अप्रैल 1919, और उस एक शख्स पर जिसके एक हुक्म ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। दोपहर का वक्त था, बैसाखी का दिन। हजारों लोग, कुछ त्योहार मनाने, कुछ विरोध करने, जलियांवाला बाग में जमा थे। फिर शाम के करीब 4:30 बजे जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचता है और ठीक 5:15 बजे बिना एक शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए, वो गोली चलाने का हुक्म दे देता है। सिर्फ 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही और तब रुकी जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था। डायर का मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, उसका मकसद था आतंक पैदा करना। और जलियांवाला बाग की बनावट ने इस कत्लेआम को और भी भयानक बना दिया। सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हो, निकलने के लिए बस कुछ तंग रास्ते जिनमें से ज्यादातर पर ताले लगे थे, और जो मुख्य रास्ता था उसे डायर के सैनिकों ने बंद कर रखा था। वो बाग एक बाग नहीं, एक पिंजरा बन गया था, एक मौत का फंदा जहां से बच निकलना नामुमकिन था। और मौत के आंकड़ों पर भी सियासत हुई। अंग्रेजों की ऑफिशियल रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट, कहती है कि 379 लोग मारे गए। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच में ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। मतलब सच को भी दफनाने की पूरी कोशिश की गई। सेक्शन 4, साम्राज्य का नैतिक पतन। गोलीबारी तो 10 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन जुल्म का सिलसिला यहीं नहीं थमा। इसके बाद जो हुआ वो शायद गोलियों से भी ज्यादा जख्म देने वाला था। ये एक पूरे राष्ट्र को, उसकी आत्मा को अपमानित करने की एक सोची समझी साजिश। इसी का एक घिनौना उदाहरण है वो कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर, यानी रेंगने का आदेश। एक खास गली से गुजरने वाले हर भारतीय को जानवरों की तरह अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर जाना पड़ता था।
ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये नस्लीय घमंड का सबसे घिनौना प्रदर्शन था। और डायर ने इसे सही ठहराते हुए क्या कहा? उसने कहा, मैं चाहता था कि वे जाने कि एक ब्रिटिश महिला एक हिंदू देवता की तरह ही पवित्र है और इसलिए उन्हें उसके सामने भी रेंगना होगा। ये शब्द ये डायर की और उस पूरे सिस्टम की नस्लवादी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। जब इस मामले की जांच हुई तो वहां भी इंसाफ का मजाक बन गया। हंटर कमीशन बना, लेकिन वो भी अंग्रेज और भारतीय सदस्यों में बंट लिया। अंग्रेज सदस्यों ने कहा कि डायर से गलती हुई, एरर ऑफ जजमेंट हुआ। वहीं भारतीय सदस्यों ने इसे अमानवीय कहा। साफ था, साम्राज्य की अपनी अदालत में इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी था। सिर्फ कमीशन ही नहीं, पूरा ब्रिटेन इस घटना पर बटा हुआ था। एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे एक राक्षसी घटना कहा गया, तो दूसरी तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर के समर्थन में प्रस्ताव पास कर दिया। उसे पंजाब का रक्षक बताकर हीरो बना दिया गया। उसके लिए पैसे जमा किए गए। सेक्शन 5, कभी ना खत्म होने वाली गूंज। जलियांवाला बाग की चीखें उस दिन खत्म नहीं हुईं। उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है, एक नौजवान के बदले की आग में और हमारी यादों से जुड़ी आज की बहसों में। और इसी गूंज से पैदा हुई उधम सिंह की अविश्वसनीय कहानी। एक नौजवान जिसने उसी बाग की खूनी मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी। उसने माइकल ओडवायर को इस सब का असली जिम्मेदार माना और फिर पूरे 21 साल इंतजार किया। 21 साल तक वो अपने सीने में बदले की आग लिए घूमता रहा और आखिरकार 1940 में लंदन जाकर उसने अपनी कसम पूरी की। और जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने कहा वो असली अपराधी था। वो मेरे लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। ये शब्द भारतीय आज़ादी की लड़ाई के एक नए क्रांतिकारी दौर का ऐलान थे। और ये कहानी आज भी जिंदा है। हाल ही में जब 2021 में जलियांवाला बाग का रेनोवेशन हुआ तो एक नई बहस छिड़ गई। जो तंग गली आतंक का प्रतीक थी उसे चमका दिया गया। शहीदी कुएं को शीशे में कैद कर दिया गया। लाइट एंड साउंड शो और सेल्फी पॉइंट्स बना दिए गए। तो सवाल उठा कि क्या हम इतिहास के एक दर्दनाक पन्ने को संवार रहे हैं या उसकी भयावहता को कम करके उसे एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल रहे हैं। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक देश को, एक समाज को अपने इतिहास के सबसे गहरे जख्मों को आखिर कैसे याद रखना चाहिए? क्या उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वो थे, या वक्त के साथ उन्हें एक नया रूप देना चाहिए? इसका जवाब शायद आसान नहीं है और ये हमारी अपनी पहचान और इतिहास के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है।